तो भूल भुलैया 3 थिएटर में रिलीज हो चुकी है और ये मीडियोकर होने के बावजूद अच्छा खासा पैसा छाप रही है। और हाँ, उससे भी बड़ी बात, इन्होंने एंड में ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारा है जो आप कभी भी गेस नहीं कर पाओगे पूरी मूवी में। तो इसलिए चलिए इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो कार्तिक आर्यन बैक एज रूह बाबा, और जैसे कि वो एक फ्रॉड है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करता है और वो इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन उसी के साथ प्रैंक हो जाता है जहाँ तृप्ति डिमरी और ये मिलकर रूह बाबा को ही रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जहाँ वो डर रहा होता है भूतों से। और फिर क्या शुरू होती है अपनी भूल भुलैया की कहानी, जहाँ रूह बाबा और कोई नहीं बल्कि रक्त घाट के राजा हुआ करते थे 200 साल पहले। लेकिन उन्हें उनकी ही बहन मंजुलिका ने मार दिया था सिंहासन के लालच में। जहाँ ये बाबा बोलते हैं कि इस दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के ही दिन खोलकर मंजुलिका को मारना होगा और इसीलिए रूह बाबा की जरूरत है, क्योंकि वो देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। तो क्या यहाँ से आगे स्टोरी बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती है। स्टोरी ऐसे ही कार्तिक आर्यन को इस्टेब्लिश करने में चल पड़ती है, थोड़ी बहुत साइड बाय साइड स्टोरी को डेवलप करते हुए। लेकिन फिर अचानक जन्माष्टमी के पहले ही मंजुलिका के रूम का दरवाजा खुल जाता है और एंट्री होती है विद्या बालन की, दी ओजी मंजुलिका, जो इस भूत बंगले में इंटीरियर डिजाइनर बन के आई है ताकि वो महल को ठीक कर सके। लेकिन उनके आने के बाद से ही इस महल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। और जब तृप्ति और रूह बाबा महल में अकेले घूम रहे होते हैं तभी उनके पीछे मंजुलिका लग जाती है और वो उनका पीछा हर जगह करने लग जाती है। और ये दोनों पूरे महल में भाग भाग कर वापिस दरवाजे के ही पास लौट आते हैं, जहाँ विद्या बालन पहले से ही रुकी हुई होती है। और वो रूह बाबा के हाथ को पकड़कर मंजुलिका के कमरे की तरफ लेकर चली जाती है, जहाँ उन्हें पता लगता है कि ये मंजुलिका का नाटक और कोई नहीं बल्कि अपने ये ट्रियो कर रहे थे। फिर रूह बाबा उनकी बैंड बजाकर मंजुलिका को मारने का नाटक करता है अगले दिन विद्या बालन के साथ मिलकर। लेकिन ये सब होने के बाद एक और दरवाजा मिल जाता है, जिसको फिर से ये बाबा बोलते हैं कि इसको खोलना मत। लेकिन अपने रूह बाबा वो उस दरवाजे को भी खोल देते हैं। और फिर एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की एज क्वीन, जो कि महल को खरीदने आई है। और महल के अंदर घुसते ही ये अपने दोनों ही मंजुलिका एक दूसरे का गला पकड़ लेती है। लेकिन फिर सुबह हो जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तभी बाबा आके बोलते हैं कि रक्त घाट की हिस्ट्री में महाराज की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, एक मंजुलिका और दूसरी अंजुलिका। और अंजुलिका एक माधुरी दीक्षित एकदम सन की किस्म की थी, जहाँ हमें एक और बार 200 साल पहले ले जाकर आमिजे तुम्हार सुनाया जाता है। और राजा वही उसी दरबार में देवेंद्र नाथ को ही राजा घोषित कर देता है और उसको ताज जन्माष्टमी के ही दिन पहनाया जाएगा, इसकी डेट फिक्स कर देती है। लेकिन मंजुलिका और अंजुलिका दोनों ही मिलकर उसको मार देते हैं और उन दोनों को राजा मार देता है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ मंजुलिका घर वालों को डराने लग जाती है। इसलिए उस महल को खरीदने के लिए मंदिरा एक कंडीशन रखती है कि वो उस महल को जन्माष्टमी के दिन ही खरीदेंगी। लेकिन कोई और आकर महल को खरीदने की कोशिश करता है, मगर उसको मंजुलिका मार देती है। और फिर आ जाती है जन्माष्टमी, जहाँ मंजुलिका डिमरी को मारने की कोशिश करती है और शुरू होती है आखिरी बैटल, जहाँ विद्या बालन माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को मारने लगती है। लेकिन रूह बाबा उसको ट्रैप कर देता है किसी तरह के सर्कल में। लेकिन असली मंजुलिका मंदिरा के अंदर होती है और वो सबको डराने लग जाती है। लेकिन तब भी विद्या बालन उठ के वापस आ जाती है और हमें पता लगता है कि इन दोनों में से कोई भी मंजुलिका नहीं है, बल्कि वो और कोई नहीं देवेंद्र नाथ ही होता है, जो ये सब कर रहा होता है शुरू से ही। और फिर हमें असली बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ मंजुलिका और अंजुलिका दोनों गई तो थी उसको मारने के लिए। लेकिन जब उन्होंने कमरे के अंदर देखा तो देवेंद्र नाथ लड़कियों के कपड़े पहनकर सज रहा था, ठीक अपनी बहनों की तरह। और ये दोनों वही मिलकर एक साजिश रचती है और देवेंद्र नाथ को अपने हाथों से सजाकर वो तीनों राज दरबार में आ जाते हैं, जहाँ देवेंद्र नाथ नाचने लगता है। लेकिन तभी मंजुलिका जाकर राजा और सभी बड़े मंत्रियों को लेकर आ जाती है और सच्चाई दिखाती है देवेंद्र नाथ, जहाँ वो लड़कियों की तरह सच के नाच रहा है। और राजा वही फैसला लेते हैं कि वो देवेंद्र नाथ को जलाएंगे और मार देंगे। और मंजुलिका और अंजुलिका दोनों को ही देश निकाला करार कर देते हैं उनके सिंहासन के साजिश के लिए। और साथ ही साथ अंजुलिका की सजा के तौर पर उसका नाम हिस्ट्री से मिटाया जाता है और मंजुलिका को एक हत्यारी बोला जाता है। लेकिन देवेंद्र नाथ वापिस आकर राजा को मार देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसको मारा गया था, जला के। लेकिन उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं था, उसको अपनी बहनों को भी मारना था जिन्होंने उसके साथ ये साजिश की थी। मगर उसको कमरे में लॉक किया जाता है। लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से कोई तो राजवंश में से पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका की आत्मा को मुक्त करेगा। लेकिन ये सब उल्टा हो जाता है और इतने सालों तक सबको बेवकूफ बनाया जाता है। और वो पुनर्जन्म देवेंद्र नाथ का नहीं बल्कि मंजुलिका और अंजुलिका का होता है, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। मगर एंडिंग में जब एक और बार
वैसा ही सिनेरियो आ जाता है जहाँ देवेंद्र नाथ सबको मारने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही ट्रैप हो जाता है, जहाँ इस बार उसको जलाकर हमेशा के लिए मारना था। लेकिन ये दोनों वैसा नहीं करती है और बात करके अपना फैमिली मैटर मिटा देती है और देवेंद्र नाथ की आत्मा को शांति मिल जाती है। और ऐसे ही ये मूवी एंड होती है एक फनी नोट पर, जहाँ विद्या बालन हमेशा से ही रक्त घाट के महल को देखना चाहती थी और उसके ऊपर काम करना चाहती थी। वही माधुरी जी का कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर होती है जो कि रूह बाबा को पकड़ने के लिए आई होती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस मूवी का पार्ट 4 भी आएगा, मेकर्स ने इसको कंफर्म भी कर दिया है, लेकिन उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। होप्सो कि आपको ये समझ आया होगा। वैसे भी इस स्टोरी को लिखते वक्त मेकर्स को भी कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं आपसे और मुझसे और ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। और हाँ, अगर आपको सिंघम अगेन की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो यही कहीं बाजू में वो शो हो रही होंगी, वो भी जाकर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।